हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 2020 का वर्ष बहुत से दुख देके गया, बहुत से दंश देके गया। कोविड की महामारी को भारत ने झेला, पूरे विश्व ने झेला, लेकिन दिल्ली में एक विशेष प्रकार का दंश हमने देखा। वो था दिल्ली दंगों का दुख। हर दिल्ली वासी उन्हें भूल जाना चाहेगा। 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2020 में हमने इन दंगों को देखा। बहुत से लोगों का कहना था कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था उसका विरोध था। बहुत से लोगों का कहना था कि NRC का विरोध था। एक पक्ष ये भी कह रहा था कि चुनाव के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो रिजल्ट आए उसके खिलाफ। कुल मिला के बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत से लोग हताहत हुए, और कोई भी दिल्ली वासी खुश नहीं होगा इन चीज़ों को सुन के, ना खुश था उस समय। जो बात है जो आज हम कवर करने वाले हैं, दिल्ली दंगे के दो आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिन पे सुनवाई चल रही है, उन पे UAPA के तहत सुनवाई चल रही है। उन्होंने बेल के लिए दोबारा अर्जी दाखिल की थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने स्क्वैश कर दिया कि नहीं माना, ठीक है, वापस कर दिया। आज हम बेसिकली समझेंगे UAPA के बारे में। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है UAPA, उससे जुड़े सभी बिंदुओं को साथ में शॉर्ट में देखेंगे कि घटना क्या थी और दिल्ली दंगों में क्या हुआ था, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो बात की जाए कि क्या था, क्यों चर्चा में है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि उमर खालिद, शर्जील इमाम, आप फोटो देख सकते हैं, इसके अलावा 7 अन्य आरोपियों की जो जमानत याचिकाएं हैं खारिज कर दी गई हैं। किसके द्वारा? दिल्ली जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा, ठीक है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की खंडपीठ थे, उसने खारिज किया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है UAPA, उसको हम समझेंगे, है ना। फिर समझ लेते हैं तथ्य, कुछ और तथ्य जोड़ लेते हैं। तो क्या है, उमर खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है। यह उनकी दूसरी बार हाई कोर्ट में जमानत की अपील थी। पहले ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2022 में जमानत को रद्द कर दिया, जमानत अर्जी को रद्द कर दिया था। अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट ने भी पहली बार जमानत खारिज की थी। इन सभी पर, मतलब शर्जील इमाम हो गए, उमर खालिद हो गए, इन पे UAPA के तहत आपराधिक साजिश के आरोप हैं। और इससे पहले 2020 में सफूरा जरगर, फैजान, इन सबको जमानत मिल गई थी। 3 और कार्यकर्ता नताशा नारवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को भी 2021 में बेल मिल गई थी, जमानत मिल गई थी। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को, इनको अभी जमानत नहीं मिली, और 7 अन्य लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिली है। कुल मिला के ये शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि दिल्ली दंगों में हुआ क्या था। तो क्या था दिल्ली दंगे का मामला? तो 23 से 26 फरवरी के बीच उत्तर पूर्व दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA, जिसकी मैंने बात की थी, और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। और अगर देखा जाए तो लगभग 53 लोग मारे गए थे, 700 लोग घायल हुए थे। देखिए, नंबर्स सिर्फ क्षति को नहीं बताते हैं, क्षति इससे दूर की बात होती है। दिल्ली पे जो दाग लगा वो अभी तक है, दिल्ली में जो माहौल बिगड़ा वो अभी तक है। मैं उस समय भी दिल्ली का वासी था, अभी भी मैं दिल्ली में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। निश्चित तौर पे दुख की घड़ी थी वो, है ना। अब तक 695 दर्ज मामलों में से 109 में फैसले सुनाए जा चुके हैं, ठीक है। विशेषज्ञ सेल द्वारा जांच चल रही है, बात अभी बढ़ रही है। मेन बात किसकी है? UAPA की। क्या है UAPA, इसको थोड़ा सा समझना होगा। फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, है ना। क्या चीज है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में बनाया गया था। क्या चीज है? आतंकवाद विरोधी कानून है। बेसिकली वो गतिविधियां जो देश की जो संप्रभुता है, देश की जो शांति है, उस पे अटैक करती हैं, उनके खिलाफ है ये, है ना। तो क्या है, जाना जाता है इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों, ठीक है, राष्ट्र विरोधी कार्यों और अलगाववादी गतिविधियों को रोकना है। ये इसका क्या है, मुख्य कार्य है, ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या है? भारत की अखंडता और संप्रभुता के खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकना, है ना। आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने की शक्ति, ये विशेषताएं हैं, है ना। उसके अलावा क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करना। बेसिकली राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे ही UAPA के तहत जिन 2 व्यक्तियों का मैंने भी नाम लिया, शर्जील और उमर खालिद, उनको अरेस्ट किया गया हुआ है ना, ठीक है। बात करें इसके बाद की, तो क्या लगाने के कारण है? अगर आप आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, या आप या कोई संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, दोनों लगभग जुड़ते हैं पर दोनों के थोड़े से अलग अर्थ हैं, ठीक है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। आप आतंकवादी न होते हुए भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, है ना। अलगाववादी गतिविधियां अगर हो, आप देश को 2 फाड़ करना चाहते हो, जैसे कश्मीर में हमने देखा, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी हमने देखा उस प्रकार की, या अगर आप साजिश रचते हैं उपरोक्त गतिविधियों की योजना बनाना या उसमें सहयोग करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली
किसी भी तरीके से अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो इसमें शामिल होगा, ठीक है। 2019 में एक संशोधन हुआ था जिसके पास ये और मुखर तेज हो गया था। क्या हुआ था उसमें? केंद्र सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति दी जो पहले केवल संगठनों के लिए थी। यह बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किया जा सकता है। इस समय देखिए, ऐसे 2019 में बहुत सारे संशोधन बिल हुए, कुछ ऐसे थे जो सरकार के पक्ष में थे, वो और मजबूत हुए, कुछ ऐसे थे जहां पे सरकार पे प्रश्न किए जा सकते थे, उनको कमजोर कर दिया गया। तो दोनों तरीके की चीजें 2019 में देखने को मिलती हैं। जैसे आरटीआई की बात कर लीजिए तो बहुत से लोगों का मानना है कि आरटीआई को कमजोर हो गई, है ना, एनएचआरसी थोड़ी कमजोर हो गई, लेकिन ये मजबूत हो गया, ठीक है। सरकार का ये मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये जरूरी है ना। चलिए बात करें इसके बाद की, तो जांच और गिरफ्तारी, एनआईए विशेष जांच एजेंसी जो है वो क्या, उसके अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर अधिकारी जांच कर सकते हैं एनआईए के, है ना। दूसरी बात क्या, लंबी हिरासत, बिना आरोप के 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये बड़ी बात, 180 दिन बड़ा समय होता है। अगर देखा जाए उमर खालिद के केस में तो वो तो 2020 से ही बंद है, मुझे लगता है कि 5 साल के अराउंड हो चुके, तो हाई टाइम नाउ, ठीक है। सामान्य कानून से अलग क्या है, यह सामान्य आपराधिक कानून से अधिक कठोर है। भाई देश की संप्रभुता पे हमला है तो निश्चित तौर पे नॉर्मल जो कानून होंगे, देखिए 2 प्रकार के डिटेंशन होते हैं, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जहां पे पहले से पता होता है कि ये चीजें हो सकती हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आता है। हालांकि प्यूनिटिव डिटेंशन में भी ये शामिल हो सकता है कि अगर किसी आतंकवादी को या संगठन को या व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसके तहत। बेसिकली ये एकमात्र इस प्रकार का कानून होगा जो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दोनों के लिए इक्वली इन्फोर्सेबल है ना। जमानत की कठिनाइयां क्या, जो 43D5 है इसके तहत जमानत की शर्तें क्या है, कोर्ट को जमानत तभी देनी होती है जब वह संतुष्ट हो कि आरोपी दोषी नहीं है। संतुष्टि कोर्ट की क्या है ये तय नहीं है, ये थोड़ा सा वेग स्टेटमेंट हो जाता है ना। यह सामान्य कानून के विपरीत है जहां निर्दोषता की अनुमति दी जाती है। तो यहां पे निर्दोष बताना, जब कोर्ट बताएगी कि क्यों निर्दोष है तब उनको अनुमति मिलेगी, है ना। केवल चार्जशीट के आधार पे फैसला लेना होता है ना, डिटेल्ड बहुत इंक्वायरी की नहीं जरूरत होती। और क्या है, आरोपी अपनी सफाई में कोई सबूत पेश नहीं कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा टफ इस मामले में है, और अगर होता तो निश्चित तौर पे जो सामने वाला पक्ष है इस दिशा में प्रयास कर रहा होता है ना। और अगर बात करें दंड सजा क्या है, मृत्युदंड है, गंभीर आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड की सजा है ना। आजीवन कारावास की सजा है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए क्या है, आजीवन कारावास की सजा है इसमें, है ना। इसके अलावा संपत्ति जब्त हो जाती है, आतंकवादी गतिविधियों से जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, कुर्की हो जाएगी उनकी। और क्या है कि पासपोर्ट जब्त हो जाएगा और आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। ये तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल से केसेस में हो जाता है। ये तो यूएपी है जो देश की संप्रभुता पे हमला माना जाता है। तो इस प्रकार की चीजों को हमने यहाँ पे देखा है ना। ऐतिहासिक संदर्भ अगर थोड़ा सा देख लें तो आपको पता है कि एक टाडा नाम से कानून हुआ करता था, उसमें 76,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब हम यूएपीए की बात करते हैं तो इसमें क्या देखा, इसमें भी और इसमें भी दोष सिद्धि बहुत कम थी। जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो क्या आप मुझे बताएंगे, एक और बीच में नाम बड़ा फेमस होता, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, क्या बताएंगे कि वो क्या था, क्या वो यूएपीए से एनी हाउ रिलेटेड है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, ठीक है। अधिकतर मामलों में लोग सालों जेल में रहने के बाद बरी हो जा रहे हैं, यूएपीए के जो मामले थे, ठीक है। इस कारण इस पे बड़ा ही बवाल हुआ है ना। इस प्रकार से हमने देखा कि दिल्ली दंगों का आरोप जिन पे लगा यूएपीए के तहत जो जेल में भर्ती हैं, यद्यपि उनके पक्ष के लोगों का भी ये कहना है कि ये जबरदस्ती ही उनको केस में फंसा दिया गया है, पर जुडिशरी का ये मानना है कि नहीं, दोष से मुक्त नहीं हुए हैं और इस कारण उनकी बेल खारिज हो गई है। यूएपीए के बारे में भी हमने बात की। आप मुझे कुछ प्रश्न जो मैंने पूछे थे उनके उत्तर जरूर देके जाइएगा। इस बीच एक बात और बताता चलूं कि कल यानी 3 तारीख को बैच क्लोज हो रहा है। 2026, 27 या 28 को टारगेटेड जो हमारे बैच है, यानी कि नॉर्मल हमारे जो फाउंडेशन बैच है या जो प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच है, दोनों बैच क्लोज हो रहे हैं। बड़ी बात क्या कि अगर आप हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में या इंग्लिश माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं, तीनों माध्यम के लिए, तीनों वर्षों के लिए है। पीआरपी, एमआरपी और आईजीपी जैसे प्रोग्राम है, एसआईपी, एसआईएम जैसे प्रोग्राम है, कई बार मैं बता चुका हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा खुद कि आप एमआरपी प्रोग्राम क्या है, एसआईपी क्या है, बड़ा फेमस है, हर स्टूडेंट इसकी चर्चा करता है। लेकिन जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग करिए, अधिकतम डिस्काउंट आपको उसमें प्राप्त होगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स नीचे होंगी, वहां तक जरूर जाइएगा। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में स्कैन करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। मुलाकात होगी आपकी, इसके प्रश्नों का उत्तर देते जाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।